सेवा विभिन्न माध्यमों से करती चली आ रही हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आए, हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। बच्चों, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए डॉक्टर रेणु अग्रवाल। सम्मान की कड़ी में आमंत्रित करती हूँ मैं डॉक्टर किरण राव। दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम दीप नमस्तुते। ज्ञान का शोभा बढ़ा रही हैं। अपने अमूल्य समय को इन्होंने दिया है, क्योंकि एक डॉक्टर का समय कितना बहुमूल्य होता है एक रोगी ही समझ सकता है, या जो इनका इंतजार वहां कर रहे होंगे वो रोगी ही जानते होंगे कि भी नहीं पहुंची हैं। फिर भी मैम ने इस कार्यक्रम को हम छात्राओं को स्वस्थ रहने के लिए, हार्मोनल डिस्बैलेंस से बचने के लिए अपने समय को यहाँ दिया है। इनके हम बहुत आभारी हैं। स्वागतम 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 मन की बीड़ा से गुंजित भरी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ये दो देवियां आज अतिथि हैं, विशेष हैं, और सामने बैठी हुई सब देवियां ही, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सारी शक्तियों का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। और कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उस समाज की बेटियां, बहुएं और माताएं सम्मानित होंगी। महत्वपूर्ण विषय पर अपने ज्ञान से हम सबको अभिषिंचित करने हेतु दो देवियां मंच पर आसीन हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से सभी नारी शक्तियों का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। और कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उस समाज की बेटियां, बहुएं और माताएं सम्मानित नहीं होंगी। तो आज यह समाज की जिम्मेदारी है कि भविष्य के प्रति हम सजग रहें। सबको आश्वासन देता हूं कि आज जो व्याख्यान होगा वो बहुत अच्छा होगा। पुनः अब मैं रेखा जी से निवेदन करूंगा कि आज आपकी अध्यक्षता इस कार्यक्रम की मैंने आपको सौंपा है, तो संचालन की जिम्मेदारी नीतू सक्सेना को दी। आप बखूबी इस कार्य को करिएगा, और आप सब बच्चों छोटे छोटे कार्यक्रम हर हफ्ते 15 दिन पे करिए और सीखिए। मंच पे आप ही लोग बैठिए, हम लोग बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसा कार्यक्रम करिए, खुल के बात करिए, कोई पुरुष नहीं होगा, केवल आप लोग रहिए, अपनी बात को निसंकोच करिए। मैं रेणु अग्रवाल मैडम बैठी हुई हैं, डॉक्टर साहब यहाँ प्रबंध समिति के सम्मानित और कर्मठ सदस्य हैं, समय समय पर हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं। और नई पीढ़ी के रूप में किरण राव जी समाज को नई दिशा दे रही हैं, और निश्चित रूप से गोंडा आप सबके अनुभव से लाभान्वित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाविद्यालय परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से मैं इस परिसर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये विचार आपके और दृढ़ हों और धनी हों, और ऐसे ही समाज में अपने ज्ञान को आप बांटते जाइए। समाज आप जितना उम्मीद करती हैं उससे ज्यादा आप। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शक्तियां डॉक्टर रेणु अग्रवाल, डॉक्टर किरण राव, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने महाविद्यालय के डायनेमिक प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडे जी को। बच्चों, करतल ध्वनि से अपने प्राचार्य महोदय का स्वागत कीजिए। बच्चों, व्यस्तता ज्यादा है, इसलिए ये दायित्व
मैं रेखा जी को देता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष बैठ जाएंगे फिर जा नहीं पाएंगे। तो मैं मंच के सम्मान में यह दायित्व रेखा जी को देता हूँ और 2 मिनट सामने बैठ करके आप सबकी बात सुन के जाऊंगा। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मन्नू मिश्रा से आग्रह करती हूँ कि स्वागत गीत के माध्यम से आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। मेरे भवन में उपस्थित मेरे प्राचार्य एवं शिक्षक और मेरी प्यारी बहनों, आप लोग को नमस्कार। मैं आपके सामने एक छोटी सी गीत स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंग स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। ऐसा पावन सुहावन समय है। हो रहा है, इरिटेबिलिटी, फटीग, वेट लॉस, वेट गेन, ये सारी चीज़ें जो है वो सिम्टम्स में आते हैं। तो जब ये सब चीज़ें होने लग जाएं तो समझ लीजिए कि ये ग्रुप है जिसे सिंड्रोम कहेंगे, पीसीओएस। पीसीओडी सिर्फ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स होती है। तो अब पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और फिर हम कैसे इसे मैनेज करें। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट जो पार्ट है वो आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत लाभदायक है और आजकल सभी बच्चों को 5 में से 1 को हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। तो एक साइंटिस्ट ने खोज की थी जिसका नाम स्टेन लेवेंथल था। तो इसको स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम भी बोलते हैं। और इसमें ये होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं और उसके कारण हमारी जो महामारी है उसमें अनियमितता आ जाती है, वो बड़ी हो जाती है। उसमें छोटे छोटे से अंडे बहुत सारे बनने लग जाते हैं जो समय पे फूटते नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो पाता, जिससे कि महामारी टाइम पे नहीं आ पाती। और ये किस लिए होता है, ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस से होता है। हार्मोन्स बोले तो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, इन सब की अनियमितता हो जाती है। ये एक डायग्राम है जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया है। इसमें 2 अंडेदानी, 2 ट्यूब्स होती हैं। अंडेदानी को हमने इसे हाईलाइट किया है। नॉर्मल ओवरी जो होती है, नॉर्मल अंडेदानी, उसमें एक अंडा जो होता है वो बड़ा होता है हर 14-15 दिन के आसपास, और वो जब इस साइज का पहुंच जाता है कि वो रप्चर हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद महीना आता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये होता है कि छोटे छोटे अंडे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बड़ा नहीं हो पाता एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोन्स की अनियमितता की वजह से। तो इसलिए महीना टाइम पे नहीं आता। ऐसे में 2-3 महीने में महीना आता है, अगर आता है तो कम आता है या ज़्यादा आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कारण एक्चुअली पीसीओडी का कारण जो है वो अभी तक एक कोई सॉलिड कारण नहीं मिल पाया है। ये सब हम लोग जस्ट विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, कुछ खान पान से हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हमारे जो नानी दादी इन लोगों के ज़माने से मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उनके टाइम पे क्यों नहीं हुआ, उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही थी। आज इतना 5 में से 1 को हो रहा है, इसका मतलब जरूर हम लोगों के खान पान में, हम लोगों की लाइफ स्टाइल में अंतर आया है। पहले जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, वो लोग खेतों में जाते थे, काम करते थे, टॉयलेट करने बाहर जाते थे, कपड़े धोने कुएं पे जाते, तो वो लोग हमेशा एक्टिव रहते थे। लेकिन अब की जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। मीन्स हमारे घर में मम्मी पापा और हमारे भाई बहन रहते हैं। मम्मी हमें बेड पे खाना दे रही है, बेड पे पानी दे रही है, कोई काम हम लोग इतना जल्दी एक्टिवली नहीं कर रहे हैं जितना कि पहले लोग करते थे। तो शायद यही मेन कारण है जिसकी वजह से पीसीओडी इतना ज़्यादा अराइज हुआ। ये ज़्यादातर मदर्स टू डॉटर्स में आता है, और जब बहुत दिनों तक अंडा नहीं बन पा रहा है, 2-3 महीने में महीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम सबके सामने आ रही है। कॉजेस
जैसा कि हमने बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपके लेवल पे सिर्फ ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH ऐसी कोई चीज होती है जिसके कारण डिस्ट्रप्शन हो जाता है और ये प्रॉब्लम आ जाती है। सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि PCOD है? सबसे पहली चीज कि आपको महीना टाइम पे नहीं आएगा, और सेकेंड चीज कि मेल हार्मोन्स ज़्यादा होने के कारण जैसे पिंपल्स, एक्ने ये सब होने लगेंगे पूरी बॉडी पे, और वेट जो है बढ़ने लगेगा या बहुत कम होने लगेगा। पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल आने लगेंगे जिसे कहते हैं हर्सुटिज्म। सोते सोते नींद एकदम से खुल जाएगी क्योंकि आपका मोटापा ज़्यादा हो चुका है, उसके कारण आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और हार्ट में भी ओवरलोड होगा क्योंकि वेट ज़्यादा हो चुका है, हार्मोन लेवल ज़्यादा हो चुके हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बीपी हाई हो सकता है, स्किन टैग्स बन सकते हैं, बहुत सारे मोल्स वगैरह, और सबसे लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की निसंतानता की प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं PCOD के, जिसके कारण पेशेंट आते हैं और बताते हैं कि हमें ये सब दिक्कतें हो रही है, क्या करना चाहिए नेक्स्ट। और ज़्यादा सिम्टम्स में ये आता है कि बहुत जल्दी आप फटीग हो जाते हैं, मीन्स बहुत जल्दी थक जाते हैं कोई भी काम करते हुए, और डायबिटीज़ हो सकती है, नीचे बहुत दर्द हो सकता है क्योंकि ओवरीज बड़ी हो गई है, उसमें सिस्ट बन गए हैं, तो कई पेशेंट को हैवीनेस होती है लोअर पार्ट में, एब्डोमेन के पेट के नीचे हिस्से में, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। अब कैसे बताया जाए कि हाँ आपको PCOD है? इसके लिए हम लोग कुछ हार्मोन टेस्ट कराते हैं, और सेकेंड चीज होती है अगर पेशेंट विवाहित है तो अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसे वजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, TBS। ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमें पता चलता है कि हाँ ये PCOD है। लेकिन क्लिनिकली बहुत अच्छे से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये PCOD हो सकती है, आगे जाके बढ़ सकता है। ओपन PCOD क्या होता है? ओपन मतलब छुपा हुआ, जो हमें पता नहीं है। 50% ऐसी बच्चियां होती हैं जिनको PCOD है लेकिन उनको नहीं पता। 50% वो हैं जो हमारे पास आ जाते हैं ये बता के कि मैम बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा महीना में दिक्कतें आ रही हैं, वो वाले पेशेंट तो क्योर हो जाते हैं। लेकिन ऑकल्ट वाले मतलब कि जो छुपे हुए हैं, जो 50% इनको पता ही नहीं है, वो उनको देरी हो जाती है हमारे तक पहुँचने में। तो ये जो वो पेशेंट हैं जो सुपर ओव्यूलेट होते हैं, मतलब कि बहुत ही जल्दी जल्दी उनको महीना आता है, और अगर विवाह हो जाता है तो जल्दी जल्दी बच्चे खराब होना, ये सब भी PCOD वाली प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि जो अंडे की क्वालिटी होती है अंडाशय में वो इतनी अच्छी नहीं रहती जितना कि नॉर्मल लोगों में होती है। तो अब हम मेन पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है हम अगर PCOD हो गया है तो अब हम क्या करें। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसका कोई जड़ से इलाज नहीं है, ऐसा नहीं कि आप PCOD की दवाई खा लोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कि आपके सारे सिस्ट गायब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कि आप लोग आके पूछते हैं कि मैम अब ये 3 महीने 6 महीने दवा खा ली है तो क्या अब PCOD ठीक हो जाएगा? PCOD एक्चुअली जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो कोई जीन में जो चीज है वो तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि जिम जाएं, आप डेली अपने घर में कभी डांस, कभी जुम्बा, कभी योगा, कभी मेडिटेशन, कभी एरोबिक एक्सरसाइजेस कुछ भी कर सकते हैं। मतलब 7 डेज आपको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, 20 मिनट एक्सरसाइज करके, ब्रिस्क वॉक मतलब तेज तेज चलना, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो आप लोग चलते रहें, चलते फिरते काम करें। जैसे आप घर पहुँचते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, फ़ोन पे लगे लगे खाना खा लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है। अगर फ़ोन पे बात भी करनी है तो चलते चलते बात करिए, उससे क्या होगा, आप एक्टिव रहेंगे और आपको ये वाली प्रॉब्लम से
निजात मिलेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल, जिसमें फर्स्ट हमने बताया एक्सरसाइज, सेकेंड चीज़ है डाइट कंट्रोल। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें आप जो भी चीज़ें शुगर वाली मतलब चीनी वाली होती है वो सब चीज़ें ना लें। मैदे वाली चीज़ें, तेल, चीनी, मैदा, मिर्च मसाला, ये अवॉइड करना है, इतना ध्यान रखिए। ये जो आप लोग बाहर जाके टिक्की, चाट ये सब खाते हैं, ये उस टाइम तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आगे जाके इन सब के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। और जिनको पीसीओडी है उनके लिए तो ये जहर है, समझिए। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। वंस इन ए मंथ चलता है, लेकिन रोज रोज नहीं कि आप टिफिन नहीं ला रहे, लंच नहीं ला रहे तो बाहर जाके खा ले रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब मैदे से बना होता है और ये सब स्टार्च है। इससे हमारे कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ता है और उससे पीसीओडी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस स्लाइड में ये एक स्लाइड है जिसमें हम वो चीजें बता रहे हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। रेड कलर में शुगर, ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, सॉल्टी फूड्स, बहुत नमक वाली चीजें, प्रोसेस्ड फूड्स मतलब पैक्ड वाले, ये जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। फ्राइड फूड्स, और जो चीजें खानी चाहिए वो ये है फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाने चाहिए। होल ग्रेन्स मतलब पूरा अच्छे से जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसको पूरा ग्रीन खाओ, जैसे कि आप लोग चना वगैरह खा के नाश्ता करके आते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और नट्स एंड सीड्स मतलब ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाना चाहिए, इससे पीसीओडी बढ़ता है। अब हम ट्रीटमेंट जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता चुके हैं, इसमें हम एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, योगा, मेडिटेशन, ये 5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी किसी पेशेंट को महामारी ठीक नहीं आ रही है, वो ये सब चीज़ें कर रही है तब भी, तो फिर कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनको हम OCPs कहते हैं, मतलब पिल्स होती हैं, वो 21-21 दिन की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे हमारे हार्मोन लेवल ठीक हो जाते हैं। तो वो 3 से 6 महीने ट्रीटमेंट होता है। तो ये वाला ट्रीटमेंट बहुत बच्चे जानते हैं कि हाँ हमने 3 महीने की गोली खाई है 21 दिन वाली, फिर भी हमारा ठीक नहीं हो रहा। तो ये कोई गारंटी वाला इलाज नहीं होता, इसमें हमेशा लाइफस्टाइल, हार्मोनल सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, तभी ठीक होगा। थर्ड चीज है कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आगे जाके विवाह होने के बाद आ रहा है और उसको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम आगे ओव्यूलेशन इंडक्शन वाला इलाज करते हैं जिसमें अंडे बनने वाली दवा ये सब दी जाती है। और लास्ट रिजॉर्ट जो कि हम नहीं चाहेंगे किसी के लिए यूज हो, वो IVF होता है। तो ये सारी जानकारी मैंने पीसीओडी के बारे में, PCOS के बारे में दी है, जो ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने चाहा है कि आपको शॉर्ट और क्रिस्प वे में बताऊं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कभी भी मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट मेरे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आप बस एक जगह लिख दीजिए कि LBS कॉलेज से आई हूँ मैम और मुझे आपसे बात करनी है, तो हम आपको तुरंत बुला लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आना नहीं चाह रहे थे ना, आज आ गए थे, कुछ अच्छा लगा? कुछ समझ में आया? मैम को पहचान लिए? अब मैम ने जितना भी बताया उसमें कोई ऐसी आपकी जानकारी के लिए आपको अगर कुछ कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो आप पूछ सकते हैं। मौका दिया जो कि हम लोग के मन में बहुत दिनों से था कि हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करें, अपने बच्चों के कुछ जानकारी दें। फिर मैं डॉक्टर रेखा शर्मा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ बुला के हमें इतने अच्छे से ग्रेस किया, और सारे अपने साथ की टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और कुछ कहने का मौका दिया। मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ। पीसीओडी तो आपने सुन ही लिया है, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो नेक्स्ट बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है जो कि हमारे यहाँ
प्लास्टिक के यूजेस के कारण, हमारी डाइट के कारण, हमारी लाइफ स्टाइल के कारण बहुत ज़्यादा आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि हमारे यहाँ घर घर कैंसर के पेशेंट्स मिलने लगे हैं। कैंसर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, खासकर लेडीज़ में। जो सबसे पहले नंबर पे दुनिया में आता है वो है सर्वाइकल कैंसर, सेकंड आता है ब्रेस्ट कैंसर। इन दोनों की डिटेल्स में फिलहाल मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं और काफ़ी कुछ जो सावधानियाँ आप लोगों को बरतनी हैं वो डॉक्टर किरण ने आपको इन्फॉर्म कर ही दी है। तो वो कोशिश करिए कि साथ ही साथ में प्लास्टिक भी यूजेस थोड़ा कम करिए। और एक चीज़ और है, मैं कहना चाहूँगी कि पानी और खाना बचाइए, जो कि मेरे को इस मंच पे नहीं कहना था लेकिन फिर भी मेरे मन में था, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि कोई पानी वेस्ट मत करो, कोई खाना वेस्ट नहीं करो। लेकिन हम लोग के चले जाने के बाद तुम लोग की जो जनरेशन आने वाली है 50s में, उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये आप जान लीजिए। तो मैं अपने टॉपिक पे आऊँगी कि सर्वाइकल कैंसर जो कि फर्स्ट कैंसर है, इसके बारे में मैं बताते चाहती हूँ कि एक HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसमें कुछ जीन्स होते हैं। वैसे तो बहुत है, 6, 11, 16, 18, 35, 52, 54, 56, लेकिन जो अभी है हम लोगों का एक वैक्सीन प्रोग्राम है जो कि सर्विवैक नाम से जाना जाता है। ये हम लोग 9 ईयर्स से ऊपर वाले बच्चों को लगा रहे हैं, गर्ल्स को लगा रहे हैं। दिस इज फॉर ओनली प्रिवेंशन फॉर द सर्वाइकल कैंसर। HPV वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन होता है जो यूजुअली 2 साल में कभी कभी चला भी जाता है। लेकिन यदि हम किसी को केयरलेसनेस करें, नेचुरल हाइजीन पे ध्यान न दें, मासिक धर्म के समय साफ सफाई ना रखें, तो यही HPV वायरस बहुत ही खराब रूप लेके हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है। सर्वाइकल इज ये एक पार्ट है हमारे यूट्रस का, बच्चेदानी का, जो नीचे के हिस्से में रहता है, उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं और उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। एक हमने वीडियो बनाया है, पहले मैं वो आपको बताना चाहूँगी, फिर इस वैक्सीन के बारे में बताती हूँ। उसमें एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल्स को ही लगता है, केवल लड़कियों को ही लगता है, ऐसा नहीं है, बॉयज़ को भी लगता है। क्योंकि इस जो वैक्सीन है इससे ओरोफैरिंजियल मतलब आपके मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, बॉयज में पेनाइल कैंसर, ये सब चीज़ों से प्रिवेंशन है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स ही लगाती हैं, बॉयज़ भी लगा सकते हैं। आपके फैमिली में जो भी बच्चे हों, मतलब घर में परिवार में जो बच्चे हों, उनको भी आप मोटिवेट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आज हम ये सीख के आए हैं, ये कैंसर की प्रिवेंशन के लिए थेरेपी सीख के आए हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, केवल एक टीका है। जैसे आपने टिटनस का टीका, पोलियो का टीका और मम्स हैं, डिप्थीरिया है, ये टीके बचपन से लगाते सुनते आए होंगे। टाइफाइड का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका, हाँ कोरोना का टीका। तो इसी टाइप का एक ये वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। मैं बस इतना बताने के लिए यहाँ चाहूँगी आप लोगों को, यूजुअली ये टीका पर डोज 2000 है। मुझे पता है कि अभी काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन हम लोग कुछ सब्सिडाइज रेट में ये टीका लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें मतलब 1500 करीब का आपको ये टीका पड़ेगा पर हेड। तो आप यदि 2 बच्चे भी आते हैं किसी भी नर्सिंग होम में, श्रीराम नर्सिंग होम में, किरण नर्सिंग होम में, या जो कि सर्वाइकल कैंसर से आपको प्रिवेंशन देता है, आपको बचाता है, तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि इस एज में हम लोग चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का इरेडिकेशन हो। इरेडिकेशन तो शायद अभी नहीं पॉसिबल है जैसे पोलियो का हुआ, लेकिन हम लोग प्रिवेंशन तो कर ही सकते हैं। तो ये टीका सब जगह उपलब्ध है और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में, अपने बच्चों में, सब में टीका लगवाएं। बॉयज़ में भी ये टीका लगना है। इसकी जो डोज शेड्यूल है, जो बच्चे 9 से 14 साल के हैं उनको एक यदि आज टीका लगा है तो दूसरा टीका 6 महीने बाद लगता है। और जो लोग 14 साल से बड़ी एज की हैं, 26 ईयर्स हैं, मैरिड हैं, उन लोग को ये टीके 3 लगते हैं, 0, 1 और 6। मतलब आज ही लगा, 1 महीने बाद ही लगेगा और फिर 6 मंथ्स बाद तीसरा डोज भी लगता है। तो मुझे बस इतना ही इस बारे में कहना था। अब आप लोगों की जो क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हो, किसी के संबंध में कोई भी जानकारी
छोटी छोटी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं अपने महाविद्यालय के प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष वर्षा मैम जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। बच्चों, आपकी उपाध्यक्ष हैं और आज कॉलेज आपको बदला हुआ सा दिखता है, तो बहुत अहम भूमिका मैम की है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारे मैनेजमेंट की उपाध्यक्ष वर्षा सिंह जी। करतल ध्वनि से अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। अभी हमारी दो वक्ताएं हैं और दोनों हम मेन स्पीकर के रूप में देख रहे हैं दोनों को। जिस तरीके से यहाँ पर लेडीज में होने वाली प्रॉब्लम्स पर बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है, इसके लिए जितना भी हम इनका आभार प्रकट करेंगे वो कम होगा। और मैं इस कार्यक्रम की जो ऑर्गेनाइजर हैं रीतू सक्सेना जी और साथ ही साथ शैलजा जी की जो बहुत बड़ी भूमिका हमें इस कार्यक्रम को समझने में और सहज और सफलता की ओर ले जा रही हैं। मैं अपने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मैम से ये आग्रह करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस लेक्चर के बाद मेरे ख्याल दूसरे डिपार्टमेंट का कार्यक्रम होना है, तो मैं अपनी अध्यक्ष महोदय से आग्रह करती हूँ कि आज की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। महाविद्यालय की उपाध्यक्ष वर्षा सिंह जी सम्मानित करती हुई इसी क्रम में मैं पुनः अपनी उपाध्यक्ष मैम से आग्रह करती हूँ कि डॉक्टर किरण राव जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। आज ललिता सभागार में एक मंच ऐसा सजा है जहां पर आप केवल नारी शक्ति को देख रहे हैं। ऑर्गेनाइज करने वाली नारी शक्ति, मंच की शोभा बढ़ाने वाली सभी नारी शक्ति और इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाली नारी शक्ति, यानी नारी हमारे गोंडा जनपद में हमारे महाविद्यालय में दिन प्रतिदिन सशक्त हो रही है। चूंकि हमारी दोनों वक्ताओं का उद्बोधन हो चुका है, उद्बोधन के क्रम में आशीर्वचन के क्रम में मैं अब आमंत्रित करती हूँ अपने महाविद्यालय प्रबंध तंत्र की उपाध्यक्ष वर्षा सिंह जी को। आप आइए, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए और छात्र छात्राओं को अपने आशीर्वचन से अभिषिंचित करिए। वर्षा मैम। Thank you so much, Dr. Renu and Dr. Kiran. They are like friends, family, and I love both of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, all of you. आप लोगों को ये समझ में आया जो आज बोला गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. मैं टेस्ट ले लूँ? Yes, ma'am. कौन बोलेगा? What's the full? आप नहीं बोलोगे. What is the full form of PCOD? There was then. Please sir. What is the full form of PCOD? The polycystic ovary disorder. बेहतर नेशन तभी मुमकिन है जब आप एक हेल्दी यूथ और जेनरेशन को डेवलप करें। हम हेल्थ की बात नहीं करते, हम वेल्थ की बहुत बात करते हैं, हम टैलेंट की बहुत बात करते हैं, हम हुनर की बहुत बात करते हैं, हम शिक्षा की बहुत बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जब तक आपका एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी नहीं होगी, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इट इज फॉर एवरीबॉडी। आई वाज जस्ट आस्किंग मैम, जो मैम ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया, समझ में आया आप लोगों को? आपको पता है ये कोई महिला सशक्तिकरण का कैंप नहीं है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है,
इससे महिलाएं पीड़ित होती हैं। इट्स नॉट दैट कि लड़कों को अलग रखा गया है। इनफैक्ट मुझे लगता है ऐसे सेमिनार्स में लड़कों को भी बिठाना चाहिए, बिकॉज हर लड़के के साथ कोई महिला जुड़ी हुई है और उस लड़के को भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी वाइफ या मेरी माँ इस चीज से पीड़ित होती है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, राइट? लड़कियों की जिस तरीके से, बिकॉज नॉलेज इज म्यूचुअल, राइट मैम, नॉलेज इज म्यूचुअल। सो आई होप अगर आप लोगों को जो भी यहाँ बताया गया है, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन होते हैं, आई विल ट्राई कि इन द कमिंग नेक्स्ट 2 years आप लोगों को वैक्सीन के कैंप्स लगवा के हम आपकी वैक्सीनेशन करा सकें, क्योंकि आप उस एज में हैं जहाँ आपकी वैक्सीनेशन मुमकिन है। आई थिंक दीज वैक्सीनेशन, प्लीज करेक्ट मी डॉक्टर इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक आफ्टर द एज ऑफ 40 नहीं पॉसिबल। हमारे बॉडी को समझने के लिए बायोलॉजी लड़कों का भी सब्जेक्ट है, महिलाओं का भी सब्जेक्ट, सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नथिंग टू शाय अवे। तो आज आप यहाँ से जो भी सीख के जाते हैं, आप प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करें, इट्स अ हेल्थ थिंग। मैम ने आपसे कहा है कि संकोच हटाइए, रोग को दूर भगाइए। जब तक हम संकोच से संकुचित रहेंगे, रोग दिन प्रतिदिन हमारे पास आता रहेगा। हाथ उठा के आप सभी लोग मुझे ये बताइए, कितने लोगों के पास आज जो टॉपिक मैम ने पढ़ाया उससे कुछ क्वेरी है आपके पास, कुछ आप पूछना चाहते हैं? थायराइड जिसमें कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में होता है तब ठीक आता है, फिर उसके बाद अगर आपने फिर से अनहेल्थी लाइफस्टाइल अपना ली तो फिर से वही हो जाएगा। तो ये कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि मैम ने भी बताया, कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई जड़ से इलाज नहीं है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ये सिस्ट क्या होता है? ये जो सिस्ट होती है, सिस्ट कई तरीके की होती है, एक सिंपल सिस्ट होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है। जो सिंपल सिस्ट होती है वो मोस्टली पीसीओडी वाली प्रॉब्लम में होती है कि छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, है ना। सिस्ट तब बोलते हैं जब 3 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाती है, तब सिस्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि इसमें एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम की वजह से अंडा बड़ा नहीं हो पाता। अंडा बड़ा मतलब 18 से 20 mm साइज का अंडा होना चाहिए, तब वो ओव्यूलेशन होता है 14 दिन पे, जो आप लोग पढ़ते भी हो, सुनते भी हो कि 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद कुछ दिन बाद महीना आ जाता है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है पीसीओडी में, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, इसके कारण नहीं आ पाता, है ना। अंडा बड़ा होता है लेकिन उसमें एस्ट्रोजन है ही नहीं, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और वो सिस्ट बन जाता है 3 सेंटीमीटर से ऊपर। और कई बार बच्चे घबराते हुए आते हैं कि मैम देखिए हमें गांठ हो गई है, तो आप लोग घबराएं ना। 5 सेंटीमीटर से नीचे की जो सिस्ट होती है वो दवाइयों से क्योर हो जाती है, उसके लिए आप लोग डायरेक्टली ऑपरेशन और ये सब ना सोचें। कई लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग कहते हैं कि हमें सिस्ट के लिए ऑपरेशन हुआ था क्योंकि 3 सेंटीमीटर की थी। तो जब तक वो चीज कोई और प्रॉब्लम नहीं करती है, जैसे कि टॉर्जन हो गया ओवरी का, मतलब अंडाशय में इतना भारीपन हो गया कि अंडाशय में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, तब तक इन सब चीजों की सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। मोस्टली ये हार्मोनल जो ट्रीटमेंट है उससे क्योर हो जाती है सिंपल सिस्ट, है ना। और बाकी हम अगले सेशन में कभी बात करेंगे कि सिस्ट कितने प्रकार की होती है और क्या क्या दिक्कतें सिस्ट से हो सकती है। बाकी आपके लेवल पे बस इतना ध्यान रखिए, पीसीओडी में सिंपल सिस्ट होती है ना, मतलब उसमें पानी भरा होता है, उसमें कोई मांस वास नहीं होता ज्यादातर, तो उसके लिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं, बोलते हैं मैम देखिए हमें कितनी बड़ी बीमारी होगी, इसमें इतनी सारी गांठ बताई गई है, तो वो गांठ नहीं है, वो फॉलिकल्स है जो छोटे छोटे। जिन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में बहुत अच्छी तरीके से आपको कैसे ऐसे इन्फेक्शन से हम बचें, अपने को स्वस्थ रखें बताया। तो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, 2 डॉक्टर्स आपके बीच में हैं और किरण राव मैम ने तो अपने उद्बोधन में आपसे कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐसी तो आप, रेनू मैम भी देखिए कह रही हैं, होती है अगर तो एक स्लिप पर अपना नाम और नीचे महाविद्यालय का नाम लिख दें। उन्होंने कहा सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं मैम के, इतने व्यस्ततम समय में इन्होंने इतना समय हम लोगों को दिया है। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर, इस
कार्यक्रम की कन्वीनर डॉक्टर नीतू सक्सेना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होम साइंस। डॉक्टर नीतू सक्सेना। सबसे पहले आप सभी लोग एक साथ मैम लोगों को थैंक यू बोलिए। ऐसे नहीं, कहाँ पे आवाज आनी चाहिए। आपका प्रोग्राम अच्छा लगा? सुनाई नहीं पड़ा? मैम को फिर से बुलाए, जल्दी ही फिर बुलाएंगे। और आप लोगों का इतना ही उत्साह हम चाहते हैं कि देखना हम लोग से कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। थैंक यू। रेखा मैम ने जो कहा है, आई नो कि 45 के बाद ये इश्यूज होते हैं, हम लोग भी एक समय के बाद उस उम्र में आएंगे। सो वी विल हैव दिस सेशन अगेन एंड विल रिक्वेस्ट आवर